नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं साथियों हिस्टोरिकल एजुकेशन एंड सोशल यूट्यूब चैनल पर। हमारे यहाँ पर हम तैयारी करवाते हैं आप सभी की एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ की। तो ना केवल एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ को करेक्ट करने के लिए बल्कि साथियों आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टीजीटी, पीजीटी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, यूपीजीआईसी, जीडीसी इत्यादि सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम्स को हिस्ट्री विषय के क्रैक करने के लिए, चाहे वो स्टेट लेवल के एग्जाम्स हो चाहे वो सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स हो, आप हमारे यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल एजुकेशन एंड सोशल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो साथियों आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए साथियों, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें हमारे चैनल पे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत टाइम से मिल सके। ठीक है, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में चिश्ती सूफियों ने विलायत नामक संस्था विकसित की, जिसका उद्देश्य निम्नलिखित में से एक से था। कहने का मतलब ऐसे सीधा यार कि विलायत का अर्थ क्या होता है बताइए ज़रा। चिश्ती सूफियों से संबंधित है ये। विलायत शब्दावली का क्या अर्थ है बताइए। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शन में से आपने राइट आंसर चूज करके अपना क्वेश्चन राइट आंसर पुटअप करना है। इसके लिए आप सभी को साथियों 30 सेकंड का टाइम दिया जाता है। 30 सेकंड के अंदर ही आपने अपने अकॉर्डिंग राइट ऑप्शन चूज करके कमेंट बॉक्स में आंसर पुटअप करना है। तो बताइए ज़रा साथियों राइट आंसर क्या होगा इसका विलायत का। तो क्वेश्चन नंबर 75 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राज्य नियंत्रण से मुक्त आध्यात्मिक क्षेत्र। यानी कि ऐसा आध्यात्मिक क्षेत्र जहाँ पर सूफी संतों के जो दरगाह होता था कि एरिया होता था, उनका क्षेत्र होता था, जिसमें राज्य का जो कोई इंटरफेरेंस नहीं होता था, ऐसा अलग से क्षेत्र था उनका, उसे कहा गया विलायत। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दक्षिण तट के मोपलाओं को किसके शिष्यों ने इस्लाम में धर्मांतरित किया। बताइए साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसकी भी डिटेल बताऊंगा मैं आपको, पहले आप राइट आंसर दीजिए इसका, फिर इसका डिटेल बताऊंगा मैं आपसे क्या राम कहानी थी इसकी। तो क्वेश्चन में 76 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल्ला खराजी। ये क्या हुआ साथी, अब्दुल्ला खराजी थे एक सूफी संत थे, और ये इस्लाम का प्रचार प्रसार करने के लिए अरब जगत से आए थे। और सबसे पहले जो है आपको पता होगा कि मिर्च मसालों के अरब जो व्यापारी होते थे ना, अरबी अरबी व्यापारी आते थे हमारे यहाँ पर मसालों का व्यापार करने के लिए दक्षिण भारत के समुद्र तट के किनारे पर, खासतौर से आज का कर्नाटक और केरला जो प्रदेश है इसके तटीय प्रदेशों में आते थे। और यहाँ से जो अ, कोचीन और कालीकट में बंदरगाहें थी वहाँ पर ठहरते थे। तो वहीं पर वो आए थे अब्दुल्ला खराजी, वहाँ पे उसने अपने शिष्य बनाए थे, बहुत सारे शिष्यों को लेकर के आए थे वो, धर्म का प्रचार प्रसार किया। उन्होंने आज्ञा दी थी अपने शिष्यों को कि यहाँ की महिलाओं के साथ विवाह करो। ठीक है, तो यहाँ की महिलाओं के साथ, हिंदुस्तानी महिलाओं के साथ में विवाह करके जो बच्चे पैदा हुए ना, जो जनरेशन तैयार हुई, उसे कहा गया मोपला। ठीक है, मोपला नरसंहार कब हुआ था, 1921 में, सॉरी, उस आपके असहयोग आंदोलन के बाद में और खिलाफत आंदोलन के साथ में जब हुआ था ना, तो यहाँ पे बहुत से हिंदुओं को बहुत ज़्यादा मारा था मुसलमानों ने। हालांकि वो हिस्ट्री दबा दी गई है, उसमें ज़्यादा उसमें नहीं पढ़ा था, हालांकि इतना ही पढ़ाया था कि मोगला नरसंहार कब हुआ, इतना ये हुआ बस। हालांकि बहुत बुरा हुआ था उस समय, तो मैं तो कहता हूँ। नेक्स्ट कहता है कलंदरिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, बताइए साथियों। कलंदरिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी।
कलंदर संप्रदाय के साथ अपना जो की थी शादी वो की थी आपके ऑप्शन नंबर सी। कुछ लोगों को लग रहा होगा लेकिन नहीं, ये होगा ऑप्शन नंबर डी, अब्दुल अजीज़ मक्की। 78 का 1 मिनट 77, हाँ ठीक है 77 का डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान को हुज्जत उल इस्लाम कहा गया? बताइए साथ, हुज्जत उल इस्लाम किसे कहा गया? हुज्जत उल इस्लाम किसे को कहा गया? जो हुज्जत उल इस्लाम जो कहा गया साथी वो कहा गया, चलिए फटाफट बताइए किसे कहा गया था? तो 78 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शेख जुनैद अल गज़ाली। शेख जुनैद अल गज़ाली को कहा गया इस्लाम में हुज्जत उल इस्लाम। नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने वेदांत सूत्र की संस्कृत में टीका लिखी? हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथी, बताइए कौन से भक्ति संत था जिसने वेदांत सूत्र के ऊपर संस्कृत भाषा में टीका लिखी थी, भाष्य लिखा था? तो 79 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वल्लभाचार्य। इन्होंने वेदांत सूत्र के ऊपर टीका लिखी थी, भाष्य लिखा था। आगे कहता है कि निम्नलिखित सूफी में से किसको अलग कहा जाता है? बताइए साथी, अलग किसे कहा गया? सूफी संतों में से अलग किसे कहा गया? क्वेश्चन नंबर 80 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल कुद्दूस गंगोही। इन्हें अलग कहा गया। हालांकि अलग के बारे में एक और है साथियों कि जब कबीर साहब हुए थे, कबीर भगवान बोलते थे उनको कबीरपंथी लोग, तो उन्होंने भी कहा था कि हम ही अल्लाह अलग हैं, कुतुब गौस और पीर, हमारा नाम खाड़क धनी, हमारा नाम कबीर। तो वो भी उसके बारे में भी है। आगे कहता है कि सिख धर्म में लंगर किसने प्रारंभ किया था? ये बताइए, सिख धर्म में जो लंगर की शुरुआत किसने की थी? लंगर का सबको पता होगा, गुरुद्वारों के अंदर जो मुफ्त खाने का जो प्रबंध किया जाता है ना, कोई भी इंसान जा कर के वहाँ पर अपनी भूख मिटा सकता है, उसको वहाँ पर सुरक्षा मिलती है, रात बिताने के लिए जगह भी मिलेगी और उसको खाना भी मिलेगा, भोजन भी मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं लेते उस चीज़ के लिए। सिख धर्म के लोग साथियों सेवा बहुत ज़्यादा करते, बहुत सेवा करते हैं, बिल्कुल डेडिकेशन के साथ करते हैं। हमारी तरफ फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करते कि ये भंडारा कर दिया करते फिर वो काम नहीं, पूरा दिलो शिद्दत से जो भी सेवा उनको ड्यूटी आती है उसके ऊपर अपना पेटेंट निभाते हैं, पूरे दिलो जान से सेवा करते हैं, चाहे वो कितना बड़ा हो कितना छोटा, सब एक जगह बैठते हैं, तो समानता का व्यवहार करते हैं सभी के साथ में। तो 81 का बताइए राइट आंसर क्या होगा? 81 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ये नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा सी, गुरु नानक देव ने सिख धर्म में लंगर की स्थापना की थी, शुरुआत की थी। आगे कहता कि इल्म इलाही मोहम्मदी नामक रहस्यवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किस सूफी संत ने किया था? इल्म इलाही मोहम्मदी का भी लंबा नाम हो जाता है,
इल्म इलाही मोहम्मद नमक रहस्यवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किस सूफी संत ने किया था? बताइए साथियों फटाफट, क्या राइट आंसर होगा इसका? क्वेश्चन नंबर 82। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ख्वाजा मीर दर्द। जो ख्वाजा है ना, ख्वाजा मेरे दिल में समा जा, वही। अवध जन्म स्थान किसका है साथी? कौन से सूफी संत थे जो कि अवध में पैदा हुए थे? इनका जन्म अवध में हुआ था। बताइए साथियों राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? अवध में किनका जन्म हुआ था? कौन से सूफी संत थे जिनका जन्म अवध में हुआ था? अवध बोले तो अयोध्या से अवध बना। अयोध्या बोले तो आज का फैजाबाद, लखनऊ के आसपास का क्षेत्र से अवध अवध राज्य था ये। कोई बताएगा जरा अवध का अंतिम नवाब कौन था? नेट का आया क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, पीवाई को मिल जाएगा तो बताइए साथियों, अवध का अंतिम नवाब कौन था? और अवध का विलय कब किया गया, क्यों किया गया, किसने किया था? ये सारा अच्छे से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 83 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नसीरुद्दीन महमूद चिराग ए दिल्ली। शेख नसीरुद्दीन महमूद चिराग ए दिल्ली पूरा नाम था इनका। ये थे, ये इनका जन्म हुआ था अवध में। आगे क्या था कि मध्यकालीन भारत का वह संत कौन कवि था जिसने षड दर्शन के मूल्यों को अस्वीकार किया तथा निपक मार्ग का अनुमोदन किया था? हाँ, इम्पोर्टेंट फैक्ट है। बताइए साथियों कि मध्यकालीन भारत का वह कौन सा कवि संत था, संत कवि था जिसने षड दर्शन, 6 दर्शन है ना हमारे, उनका स्वीकार किया था तथा निपक मार्ग का अनुमोदन किया था। न्याय, षड दर्शन में हमारे न्याय आता है, योग, वैशेषिक, इस प्रकार से जो 6 दर्शन हुए हैं, षड दर्शन बोला जाता है इनको, इनको हटा दिया, इनको मान्यता नहीं दी थी, निपक मार्ग का अनुमोदन किया था। तो वो कौन थे? 84 का राइट आंसर बताइए साथियों। तो वो थे आपके ऑप्शन नंबर ए, दादू दयाल। हालांकि ये तीनों ही, दादू दयाल, मलुकदास और रविदास, ये तीनों ही जो है कबीर साहब के चेले थे, कबीर साहब के शिष्य थे। आगे कहता है कि सिख परंपरा के अनुसार निम्नलिखित में से किस सूफी संत को हर मंदिर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? हर मंदिर, एक मंदिर है साथियों, गुरुद्वारा है जहाँ पर बहुत बड़ा, हर मंदिर नाम से एक गुरुद्वारा है बहुत बड़ा, पंजाब में। तो बताइए साथियों यहाँ पर किसने हर मंदिर की स्थापना का श्रेय दिया था? कौन से सूफी संत को बताया जाता है? इसमें क्या हुआ था कि जो था ना ये, उसको पहली ईंट हिंदू मुस्लिम एकता या कह सकते कौमी एकता या फिर सर्वधर्म संभाव के तौर पे उनको आगे कर दिया गया था। जब उसकी स्थापना हो रही थी ना, जब नींव खोदी जा रही तो उनको पहला पत्थर उन्हीं के हाथों से लगवाया गया था, पहली ईंट उन्हीं के हाथों से लगवाई गई थी। इसलिए उनको कहा जाता है कि उस सूफी संत को स्थापना कर दिया था। उसने थोड़ी स्थापना की थी, स्थापना तो सिख समाज के लोग थे, लेकिन पहली ईंट चूँकि उनके हाथों से लगवाई इसलिए उनका नाम बताया जाता है। तो 85 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मियाँ मीर, इन्होंने किया था। आगे 86 कहता है कि ख्वाजा बाकी बिल्ला किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे? बताइए साथियों, ख्वाजा बाकी बिल्ला जो थे ना वो सूफी संत कौन से सूफी सिलसिले से संबंधित थे? बताइए। एटी सिक्स का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नक्शबंदी सिलसिले संबंध रखते थे। नक्शबंदी सिलसिले से रखता था आपका औरंगजेब। ये थोड़ा कट्टरपंथी हैं, ये संगीत को नहीं मानते, समा वगैरह को नहीं मानते। ये इस्लाम का एक सिलसिला है जो कि कट्टर है। औरंगजेब इसी सिलसिले का वो था अनुयायी। हबीबुस सियार आगे कहता है कि
हालांकि थोड़ा मिस हो गया। हबीब उस सियार होना चाहिए पूरा नाम, शुद्ध फारसी में होगा इसका नाम हबीब उस सियार। तो हबीब उस सियार और कानून हुमायूं किसकी पुस्तकें हैं, इनका राइटर का नाम पूछा था। तो ये आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर बताइए क्या होगा साथियों। इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ख्वांदमीर। क्लियर, आगे चलते हैं। आगे कहता है कि भक्ति का रुद्र संप्रदाय निम्नलिखित में से किससे संबंध है। भक्ति का रुद्र संप्रदाय जो है निम्नलिखित में से कौन से दार्शनिक से संबंध रखता है। बताइए सर राइट आंसर क्या होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 88। भक्ति का रुद्र संप्रदाय जो दिया हुआ साथी वो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी, वल्लभाचार्य से। वल्लभाचार्य से भी थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है, क्योंकि कहीं कहीं आपको शंकराचार्य मिल सकता है, क्योंकि शंकरा रुद्र जो है ना, ये जो रुद्र है ये शिव से संबंध रखता है। 11 रुद्र माने गए हैं जो कि शिव से संबंध रखते थे वैदिक काल में। और कहता है कि अग्नि का आविष्कार करने वाला मानव कौन था। हाँ बताइए। बताइए साहब, अग्नि का आविष्कार करने वाला मानव कौन था। ये दिया हुआ है साथियों, ये भी थोड़ा डाउटफुल लग रहा है। यहाँ पे दिया हुआ होमो इरेक्टस मानव, लेकिन होमो इरेक्टस तो वो था जो खड़े होकर चलता था, पाँव पर अपने पाँव पर चलता था ना, जो खड़े होकर के चलता था अपने पाँव पर, वो था मानव होमो इरेक्टस। तो ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस होना चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन इन्होंने होमो इरेक्टस दे रखा है। थोड़ा डाउटफुल है, कि तो कोई श्योर हो तो बताना। आगे कहता है कि डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी के अनुसार सिकंदर के समय पश्चिम उत्तर भारत में 28 स्वतंत्र राज्य थे। इनमें से कितने राज्य राजतंत्रात्मक थे। हाँ ये नेट का आया क्वेश्चन है। 28 राज्य थे जिनमें से कुछ गणतंत्रात्मक थे और कुछ राजतंत्रात्मक थे। तो राजतंत्र पूछा है, गणतंत्र पहले पूछ चुके हैं इसमें, तो यहाँ राजतंत्र पूछा जा रहा है। बताइए साथ कितने राजतंत्रात्मक राज्य थे। राजतंत्रात्मक बोले तो राजा का बेटा जिसमें राजा होता था, साधारण तौर पर गणतंत्र होता जिसमें कि चूज किया जाता था राजा को, राजा का बेटा राजा नहीं होता था। गणतंत्र में राजतंत्र में ये फ़र्क है, क्योंकि आज हमारा देश जो है वो गणतंत्रात्मक लोकतंत्र है। तो बताइए 90 का राइट आंसर क्या होगा। 90 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 11 राज्य थे गणतंत्रात्मक। क्लियर। 91 कहता है कि सिकंदर के समय पश्चिम उत्तर भारत में अश्मकों और अश्वकों के मध्य कौन सा राज्य स्थित था। अश्मक एक राज्य था, अश्मक और अश्वक, यानी कि एक ही मान लीजिए ये अश्मक है आपका और ये है अश्वक, तो इन दोनों के बीच में एक राज्य और था, उसका नाम पूछा कि यहाँ पर ये तो राज्य, इसका नाम क्या था। बताइए जरा क्या था। 91 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गुरियंस। ये था बीच में, अश्मक और अश्वकों के बीच में। आगे कहता है कि गदर अखबार का पहला प्रकाशन किस भाषा में हुआ। 6 भाषाएं दी गई हैं, अपना राइट भाषा चूज करके बताने की राइट आंसर क्या होगा इसका। 6 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें।
पहला प्रकाशन जो कौन सी भाषा में होता है? गदर। गदर का संस्थापक किसे माना गया है? जिन्होंने अमेरिका में जाकर के गदर पार्टी की स्थापना भी की थी, गदर एक पत्रिका निकाली थी, गदर अखबार निकाला था, वही गदर है। तो 92 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। उर्दू में निकाला गया था सबसे पहले गदर अखबार जो था। मेरी जान तिरंगा रैली निकाली जा रही साथियों। हो मेरी जान ही तिरंगा, तिरंगा ही तिरंगा हो रहा भाई साहब आज तो। मेरी जान ही तिरंगा है, तिरंगा के अंदर घुसे हुए लोग सारे के सारे। भारत माता की वंदे मातरम, जय हो, क्या बात है, वंदे मातरम वंदे मातरम, क्या बात है। रैली निकाली जा रही है भाई साहब। ओहो क्या बात, क्या समा बना है भाई साहब। वो इनके पास कोई काम नहीं, वो झंडा उठा चल रहे हैं। स्थायी बंदोबस्त का संबंध किससे है बताइए साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 पूछ रहा है आपसे। स्थायी बंदोबस्त का संबंध किससे है? बताइए साथियों राइट आंसर क्या होगा इसका। तो स्थायी बंदोबस्त सबको पता होगा साथियों, इसका संबंध है आपके ऑप्शन नंबर सी, जॉन शोर से। जॉन शोर ने शुरुआत की थी, हालांकि ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरुआत की थी 1793 में। ठीक है, यहाँ से शुरू इसमें शुरू हुई थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात हो रही है। शुरुआत करते प्लानिंग थी जॉन शोर की। हाँ ठीक है। कहता है कि भारत माता, महात्मा बुद्ध और सुजाता, कृष्णलीला और ताज को निहारता हुआ शाहजहां आदि किस चित्रकार की कृतियां हैं? यानी कि भारत माता का, महात्मा बुद्ध का, सुजाता का, बुद्ध और सुजाता एक साथ है, कृष्णलीला का और ताज को निहारता हुआ शाहजहां, ये जो चित्रकारी की जो कृतियां हैं ना, कौन से चित्रकार ने बनाई थी? ये तस्वीरें जो है किसने बनाई थी? आपके उन्होंने 5 ऑप्शन दिए हुए हैं साथियों, राइट आंसर चूज करके बताइए फटाफट किसने, कौन सा चित्रकार था जिसने ये सारी चीज़ें बनाई थी। एक तो ना इसमें ये ठीक कर लेना थोड़ा सा, ये गलत मिसप्रिंट है, टागोर नहीं है, टैगोर होगा, सबको पता है। रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर है, रविंद्रनाथ ठाकुर एक ही बात है, ठीक कर लेना। और उसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अवनींद्रनाथ टैगोर। ये जो थे ना, ये रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे, अवनींद्रनाथ टैगोर। आगे जाता है छितेंद्रनाथ, अच्छा ओहो कुछ और ही पड़ गया मैं तो यार। किसको स्वामी विवेकानंद ने शेरनी टैगोर, किसको स्वामी विवेकानंद ने शेरनी, टैगोर ने लोकमाता एवं अरविंदो घोष ने अग्निशिखा कहा? ये अच्छा है, ठीक, अच्छा क्वेश्चन आया लेवल का। बताइए साथियों किसने किसने किसके बारे में चर्चा हो रही है? स्वामी विवेकानंद ने जिसको शेरनी कहा, ठीक है, टैगोर ने लोकमाता और अरविंद घोष ने अग्निशिखा कहा था। अरविंद घोष एक दार्शनिक विद्वान थे, ये इन भाई क्या बोलते हैं आपके नरम दल में से ही थे, लेकिन बाद में फिर इन्होंने संन्यास ले लिया था राजनीति से। नाइन्टी फाइव का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मार्गरेट नोबल इसको कहा गया। ये विजय लक्ष्मी पंडित जो थी इसकी बहन थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की। कस्तूरबा गांधी जो थी आपकी ये महात्मा गांधी की पत्नी थी, MK गांधी की। तो सरोजिनी नायडू का पता ही होगा, भारत स्वर कोकिला कहा गया इनको।
आगे कहता है किस राज्य के साथ की गई संधि को पुनः संशोधित किया गया था। एक ऐसा राज्य था जिसके साथ अंग्रेजों ने संधि की थी और बाद में उसको दोबारा से रिफॉर्म किया गया था, संधि के अंदर दोबारा संशोधित किया गया था संधि को, उन शर्तों को। बताइए साथ कौन सा राज्य था जिसका संधि के दोबारा संशोधित किया गया था। मॉडर्न इंडिया क्वेश्चन आ रहा है 96। तो 96 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोटा। कोटा जो राजस्थान के अंदर ही एक जगह है जो कि आजकल एजुकेशन का हब बन चुका है। एनआईटी और मेडिकल की बहुत सारे वहाँ पर वो हैं, क्या बोलते कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। बंसल भी है और भी कई हैं, आकाश भी खुल गया है, अन अकेडमी वाला भी जा रहा है वहाँ पे, और भी बहुत सारे हैं। आगे कहता है किसके आक्रमण के भय के कारण राजपूतों ने अंग्रेजों के साथ संधियाँ की थी। यहाँ किसके आक्रमण के डर से राजपूतों ने अंग्रेजों के साथ संधियाँ कर ली थी। राजपूत डर गए थे क्या? बताओ, हद हो गई। डर गए थे राजपूत? बताओ, राजपूत हैं हम, बड़ी मूछें हैं हमारी, बड़ी तलवारें हैं हमारी, नहीं रिसर्च आई राजपूतों के ऊपर। राजपूत जो थे ना वो मूल निवासी थे साथियों, उस समय के दलित कह सकते हैं आप, मूल निवासियों में से, एसटी एससी में से थे राजपूत, जो आज अपने आप को राजपूत बोलते हैं। बाकायदा डीएनए तक के निकाल ली, इसके लिए बुक है डॉक्टर विलास खरात की, आज के क्षत्रिय पूर्व में कौन थे करके आप देख लेना, गूगल पे करोगे मिल जाएगी। डॉक्टर विलास खरात, हाँ डॉक्टर विलास खरात ने इसके ऊपर रिसर्च करके 3 उसमें है, वो 3 भागों में है, 3 किताबें हैं। अच्छी किताबें पढ़ के देखना, बड़ी मतलब मज़ेदार है, पूरा रिसर्च की बंदे ने उसके ऊपर। आज अपने आप के ऊपर मराठी समझते हैं ना, अपने आप को जो राजपूत मानते हैं, हम ठाकुर हम राजपूत, हमने ये किया, कुछ नहीं किया इन्होंने। इनमें से तलवार सर पे आधों ने तलवार पहन ली थी साथियों। तो 97 कहता है इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर, सबको पता होगा तो इजी क्वेश्चन है। मराठों पिंडारियों का जब पिंडारी जो थे ना ये लूट मार करते थे साथियों। इसके ऊपर फिल्म भी बनी है ना सलमान खान और उसके अरबाज खान की, 5 शेर मांस निकाल लाऊंगा, जहाँ हाथ मारूंगा 5 शेर मांस निकाल लाऊंगा। तो पिंडारी ये ज़्यादातर गलत दिखाया है फिल्म में, और पिंडारियों का दमन कर्नल सलीमैन ने किया था ना 18th सेंचुरी के अंदर, सबको पता होगा। इसी के ऊपर एक अमिताभ बच्चन की फिल्म भी आई थी बाद में, और ये वो था, ये मुसलमान होते ज़्यादातर, हाँ ये कन्वर्टेड मुसलमान होते थे। जो क्या होता साथियों, कुछ जनजातियाँ ना ऐसी होती है जो कि लूट मार ही करती थी, खाली चोरी चकारी करना, लूट मार करना उनका पेशा होता है। जैसे हरियाणा के अंदर बावरिया, राजस्थान के अंदर मीणा, गुज्जर और कुछ ऐसी और जनजातियाँ हैं जो बाद में कन्वर्ट होकर के मुसलमान बन गई थी उनका, लेकिन उनका पेशा वही रहता, लूट मार करना। तो इस प्रकार से ही हुआ था ये मामला। क्वेश्चन 98 कहता है कि 1857 क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी। क्या बात है, बताइए साहब, तो कितनी सैनिक छावनियाँ थी राजस्थान के अंदर? 5, 6, 7, 8? तो 98 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 6 सैनिक छावनी थी अंग्रेजों की, उसमें आपके राजस्थान में उस समय 1857 की क्रांति के टाइम पीरियड की बात हो रही है। आगे कहता है कि भरतपुर में 1857 का विद्रोह कब हुआ, बताइए। बताइए साथियों, आप भरतपुर में जो 1857 का विद्रोह कब हुआ था? $99 क्वेश्चन नंबर। भरतपुर राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 31 मई 1857 को हुआ था यहाँ पर बिगुल हो जाता क्रांति का।
नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि तीन प्रकार के कब्रगाह गड्ढे वाले, तीन प्रकार के कब्रगाह गड्ढे वाले कब्रगाह जिनको कहा गया है दाह संस्कार के बाद निर्मित कलश, शवाधान और प्रतीकात्मक कब्रगाह निम्नलिखित में से कहाँ से मिला है। यहाँ तीन प्रकार के कब्रगाह, नंबर 1 गड्ढे वाले कब्रगाह, नंबर 2 दाह संस्कार के बाद निर्मित अस्थि कलश, शवाधान, और तीसरा प्रतीकात्मक कब्रगाह निम्नलिखित में से कहाँ से मिला है। बताइए साथियों। तीन प्रकार के कब्रगाह की बात हो रही है। एक तो होते गड्ढे वाले कब्रगाह, गड्ढा खोद कर दाएं पर शव को दफना दिया तो उन्हें गड्ढे वाले कब्रगाह कहा गया। दूसरा कब्रगाह कहा कि दाह संस्कार के बाद निर्मित कलश, शवाधान, यानी कि दाह संस्कार आदमी कर दिया था, आदमी को जला दिया जाता है और उसके अग्नि जो बच जाता है अवशेष बचते हैं उनको कलश में भर करके, मिट्टी के कलश बर्तन में, पात्र में भर करके गाड़ दिया जाता है 2। और एक तीसरा तो प्रतीकात्मक कब्रगाह, एक जहाँ पर आदमी जला दिया तो वहीं पे एक पत्थर वगैरह रख करके वो बना दिया जाता है, कब्र बना जाती है उसको, उसे कहा गया प्रतीकात्मक कब्रगाह। तीन प्रकार के कब्रगाहों वाले जो है कहाँ से मिली है, उसका साक्ष्य जो मिलता है कहाँ से मिलता है, बताइए। तीन ही ऑप्शन है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैमाबाद, महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे जिनको हमने 1 बाय 1 करके सोल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में हमको हम कुछ और क्वेश्चन के साथ फिर दोबारा मुलाकात होगी आप सभी के साथ में। तब तक के लिए आप लगे रहिए साथ अपने कंटेंट स्टडी में, रेगुलर स्टडी करते रहिए। फिर दोबारा मुलाकात होगी। क्लास करने के लिए थैंक यू सो मच आप सभी का। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट विशेज। जय हिंद और जय भारत। थैंक यू सो मच साथियों।